स्टार मनी में आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के हेमंत जोशी। हेमंत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। सेबी ने निर्देश दिया है कि किसी एक सेक्टर में 25% से ज्यादा म्यूचुअल फंड का निवेश नहीं होगा। सेबी पहले किसी एक सेक्टर में 30% तक निवेश की मंजूरी सेबी ने दी थी। उसके बाद ग्रीन बॉन्ड के लिए डिस्क्लोजर नियमों को भी मंजूरी दे दी गई है और साथ ही हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में 10% के बजाय 5% तक का अब निवेश होगा। निवेशक के लिहाज से ये तमाम खबरें कैसी हैं? जो फैसले सेबी ने आज की बैठक में लिए हैं, इसको आपके पोर्टफोलियो के लिहाज से हम कैसे समझे? बात करते हैं हेमंत से। हेमंत, सबसे पहले जिस तरह से म्यूचुअल फंड का सेक्टोरल एक्सपोजर है उसको कम करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। 30% के बजाय इसको 25% कर दिया गया है। निवेशक के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ तो मेरे लिए क्या टेक अवे है? देखिए कविता, सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो लिमिट्स आज जो सेबी बोर्ड मीटिंग में चेंज हुई है ये डेट फंड्स के बारे में है। क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने देखा था कि सेबी में काफी चर्चा हो रही थी कि जो स्कीम्स हैं, इनकम स्ट्रीम डेट फंड इनको हम बोलते हैं, उनका जो एक्सपोजर है वो कंपनीज में या ग्रुप कंपनीज में या जो सेक्टर में वो काफी ज्यादा था। उस पहले ऐसा हुआ करता कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो है डेट इंस्ट्रूमेंट में फंड मैनेजर को नहीं मिलती थी, तो उसके चलते जो है काफी जो लिमिट से थोड़ी हाई थी। और पीछे जो जेपी मॉर्गन का जो हमने देखा था, जो इशू हुआ था डेट फंड्स के बारे में, तो डेफिनेटली उसके बाद से बहुत ज्यादा सेबी सोच रहा था कि किस तरीके से इनकी जो लिमिट्स है उसको घटाया जाए। तो सेक्टर की जो एक्सपोजर जो घटाया है उन्होंने 5% से 30 से 25। इसका मतलब क्या है कि जो पोर्टफोलियो में जो कंसंट्रेशन होता था, यानी अगर 30% की अगर आपको एक्सपोजर लेते हैं तो प्रैक्टिकली आप 3 या 4 सेक्टर में पूरा पैसा आप डाल सकते हैं। उसको घटा के उन्होंने 25% किया है। तो क्या होगा, जो पोर्टफोलियो में जो कंसंट्रेशन था यानी जो रिस्क था उससे वो थोड़ा कम होगा। कंपनीज के बारे में भी यहाँ पे एक्सपोजर को घटाया गया है, 10% पे किया गया है, और जो ग्रुप कंपनीज हैं उसके ऊपर भी 20% किया गया है। उससे क्या असर पड़ेगा? देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई क्रेडिट डाउनग्रेड होता है, किसी कंपनी में आपका पैसा लगा, बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो जैसे ही डाउनग्रेड होता है डेफिनेटली उसके जो मार्केट प्राइस है, जो बॉन्ड्स हैं, जो भी जो सिक्योरिटीज है, उसके ऊपर काफी असर पड़ता है। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए सेबी ने कहा है कि जो आपका एक्सपोजर है कंपनीज में वो 10% से ज्यादा ना हो। ट्रस्टी की अप्रूवल से 12% हो सकता है। इसी तरह से किसी भी ग्रुप कंपनीज में आपका एक्सपोजर जो, मान लीजिए ग्रुप में कुछ इशू आता है, क्योंकि डेट सिक्योरिटीज का मतलब है कि आपने पैसा उस ग्रुप को, उस कंपनी को लेंड किया है, और एज ए लेंडर आपको कहीं ना कहीं इशू हो सकते हैं अगर क्रेडिट डाउनग्रेड होता है या उनकी कैपेबिलिटीज हैं पैसा रिटर्न करने की या इंटरेस्ट पे करने की, अगर उस पर फर्क पड़ता है। तो आई थिंक ये जो स्टेप्स लिए गए हैं वो क्लियरली इसलिए लिए गए हैं क्योंकि आप जब डेट फंड में पैसा डालते हो तो आप ये सोच के डालते हो कि आपका जो रिस्क है वो कम होना चाहिए। हालांकि म्यूचुअल फंड जो है मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, तो जो रिस्क है उसके वो हैं रहेंगे, लेकिन क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हम डेट फंड में डाल रहे हैं तो हम ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उसको ध्यान में रखते हुए ये जो लिमिट्स हैं उनको अभी कैप किया गया है ताकि जो रिस्क है काफी हद तक वो कम हो। जोखिम कम करने की कोशिश की गई है सेबी के इस फैसले के जरिए। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड की, जिनका क्रेज हम निवेशकों के बीच बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं। सबसे पहले अब अगर किसी को टैक्स फ्री बॉन्ड में निवेश करना हो तो उस लिहाज से हम चर्चा करेंगे। हेमंत जी, लगातार हम देख रहे हैं कि टैक्स फ्री बॉन्ड लॉन्च हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर रिटेल निवेशक जो है इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। बहुत बेसिक सा सवाल उससे शुरुआत करते हैं, क्या होता है टैक्स फ्री बॉन्ड? देखिए, जब हम टैक्स फ्री बॉन्ड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले कह दूं, जो टैक्स फ्री है वो जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्स फ्री है। यानी जो एग्जाम्पशन आपको जो मिलती है, छूट जो मिलती है टैक्स की इन्वेस्टमेंट के समय में, उसमें टैक्स फ्री बॉन्ड में ऐसी कोई छूट नहीं मिलती आपको। टैक्स फ्री बॉन्ड वो है जो इंटरेस्ट आपको मिलती है वो आपको टैक्स फ्री होता है। ये इशू किए जाते हैं कुछ एंटिटीज के द्वारा, जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं उनके द्वारा इशू किए जाते हैं। ये जो बॉन्ड्स हैं ये फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट में अनाउंस करते हैं, उसके बाद सीबीडीटी जो है एक नोटिफिकेशन जारी करता है। इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 7 एंटिटीज को 40,000 करोड़ तक मोबिलाइज करने की अप्रूवल जो है दी गई है। उसमें से काफी जो एंटिटीज हैं उनके इशू आ चुके हैं, अभी हुडको का आना बाकी है, और एनएचएआई का जो सेकेंड ट्रांच है वो आना बाकी है। और ये काफी लंबी अवधि के लिए होते हैं, 10, 15 और 20 साल के लिए। जी बिल्कुल। आई थिंक सबसे बड़ी जो पॉजिटिव है इन टैक्स फ्री बॉन्ड्स की वो ये है कि एक तो जो आप पैसा दे रहे हैं वो गवर्नमेंट एंटिटीज को दे रहे हैं, पैसा आपका सेफ है, हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो फिक्स है। वो अनलाइक अदर सेविंग जो स्मॉल सेविंग की जो स्कीम है जो हर साल में रेट चेंज होता है, यहाँ पे आपका रेट चेंज नहीं होता, जो कि समय की अवधि के हिसाब से अलग अलग होंगे। जी बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे आपने कहा 10, 15 और 20 साल की ऑप्शन है आपके पास, तो इन्वेस्टर को जितने समय के लिए पैसा लगाना है वो लगा दें। और इसमें जो इंटरेस्ट आपको जो मिलता है, जो कूपन रेट जो होता है वो लिंक होता है उसी मैच्योरिटी के
जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है उससे लिंक रहता है। जैसे अगर आप 10 साल का बॉन्ड को देखें तो जो रिटेल इन्वेस्टर है, यानी वो इन्वेस्टर जो 10 लाख तक का पैसा लगाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं इसके अंदर, 10 लाख तक का जो पैसा लगाते हैं वो रिटेल कैटेगरी है, उनको करीब 50 या 55 पैसे जो है 10 ईयर G-Sec से कम इंटरेस्ट मिलता है, और जो बाकी कैटेगरीज है उनको 75 मिलता है। बाकी कैटेगरीज कौन सी? जैसे HNI हो गए, कॉर्पोरेट एंटिटीज हो गई, ये जो एंटिटीज हैं उनको 25 पैसा 25 बेसिस पॉइंट रिटेल इन्वेस्टर से कम मिलता है। तो आपका जो इस समय पे जो अनाउंस होगा, जो भी इंटरेस्ट रेट अनाउंस होगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की जो यील्ड है उससे लिंक रहता है। तो मैं कैसे खरीद सकती हूँ टैक्स फ्री बॉन्ड? देखिए, उसके 2 तरीके हैं खरीदने के। सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी कोई नया बॉन्ड का इशू आए, जैसे हमने कहा कुछ काफी सारे बॉन्ड इशू आ चुके हैं, अभी और आने वाले हैं, तो अगर आप चाहें इन टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो जब ये इशू आता है तो आप उस समय अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उससे पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके साथ में आपको ये भी देखना है क्रेडिट रेटिंग जो है उसकी। हालांकि जैसे मैंने कहा, ये सारी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, लेकिन उसमें भी AA+ या ट्रिपल हो सकती है। उसका इम्पैक्ट ये है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फर्क पड़ेगा। अगर आप AA+ में डालते हैं तो आपको 25 पैसा करीब ज्यादा मिलता है। AAA में डालते हैं क्योंकि रिस्क थोड़ा कम होता है, तो आपको जो है इंटरेस्ट थोड़ा कम मिलता है। तो आपको ये देखना है, आपको टेन्योर देखना है, कितने साल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। और जैसा मैंने कहा, जब नया बॉन्ड इश्यू आता है उस टाइम अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक और तरीका भी है कि अगर आप चाहें तो, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये लिस्टेड रहते हैं, हालांकि जैसे हमने बात की 10, 15, 20 साल के बॉन्ड होते हैं, इतना लॉन्ग टर्म होते हुए भी अगर एज ए बॉन्ड होल्डर अगर आप एग्जिट करना चाहें तो आप एग्जिट कर सकते हैं थ्रू सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट का मतलब कैसे होगा, ये लिस्टेड होते हैं जिस स्टॉक से। तो अगर आप चाहें तो या तो आप प्राइमरी मार्केट जब ये बॉन्ड आता है तब खरीद सकते हैं, या फिर सेकेंडरी मार्केट से जैसे आप कोई अपना स्टॉक खरीदते हैं वैसे भी इन बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। तो इनमें क्या बोली लगानी होती है? मिनिमम कितनी बोली लगा सकते हैं और मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, अगर इशू के समय में आप लेते हैं तो आप 10 लाख रुपए तक जो भी इन्वेस्टमेंट होगी वो रिटेल में मानी जाती है। अच्छा। तो आप थोड़ा पैसा 5,000 रुपये भी लगा सकते हैं, आप उससे ज्यादा भी लगा सकते हैं। और सेकेंडरी मार्केट में अगेन आपको अगर आप खरीदना है तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि जो लिस्टेड प्राइस आपको दिख रहा है वो शायद प्राइस आपको ना मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी का थोड़ा इश्यू रहता है। तो वो अगर आप ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है, वो आपको सही प्राइस दिलवा सकते हैं। ऐसे में अगर मुझे पैसे 1 साल के अंदर निकालने होंगे और पूरा अपना टेन्योर नहीं रहना होगा तो किस तरह की टैक्स इंप्लीकेशंस आएंगी? देखिए, अगर आप मान लीजिए टैक्स फ्री बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल के अंदर अगर आप पैसा निकालते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। यानी जो आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। 1 साल के बाद अगर आप निकालते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जहां पे आपको 10% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है आप 12 महीने से पहले आप निकल रहे हैं या 12 महीने के बाद निकल रहे हैं। और अगर हमने 10 साल का बॉन्ड पूरा लिया है तो हमें पूरा ही टेन्योर सर्व करना होता है, या 5-6 साल के बाद आप चाहें तो पैसे निकाल भी सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, एक्चुअली अच्छा तो ये हुआ कि आप, जैसे मैंने पहले कहा, इन्वेस्ट करने से पहले आप डिसाइड कीजिए आपको कितना समय के लिए पैसा लगाना है। यहाँ लिक्विडिटी लॉक हो जाती है तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। देखिए, लिक्विडिटी है, जैसा मैंने कहा, लिस्टेड होते हैं। लेकिन अगर इसकी मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वगैरह जो होते हैं उनसे बेहतर है, लेकिन फिर भी कभी कभी लिक्विडिटी का इश्यू हो सकता है। तो सही फैसला तो ये होगा कि आप सोच समझ के, अगर आपको लगता है कि 10 साल आपको पैसा नहीं चाहिए तब आप इन बॉन्ड में लगाइए। लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आपको निकलना ही है, और कभी कभी अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं, जैसे अगर जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो अगर आपके जो बॉन्ड है वो आपको ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं कंपेयर टू द करंट रेट, तो आपको कैपिटल गेन का फायदा भी होता है। तो कभी कभी उसका फायदा भी उठा सकते हैं, बट मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर को ऐसा करना चाहिए। कोशिश यही होनी चाहिए कि जितने पीरियड के लिए आपने इन्वेस्ट किया है उतने पीरियड तक उसको होल्ड करें। लेकिन अच्छी बात यह कि लिक्विडिटी है, अगर आप चाहें उसमें निकलना तो निकल सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलना चाहूंगा, बहुत बार हमने देखा है इन्वेस्टर सिर्फ इसलिए पैसा लगा रहे हैं क्योंकि इसमें टैक्स फ्री इंटरेस्ट रिटर्न मिल रहा है हमको। मेरा ये मानना है कि जब 10, 15, 20 साल के लिए आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो इन बॉन्ड्स के अंदर एक्चुअली अगर मैं नेगेटिव एक देखूं तो मुझे ये लगता है कि हर साल आपको इंटरेस्ट मिलता है। यानी जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जिसको आप फायदा होता है, क्यूमुलेटिव जो ग्रोथ होती है, वो आपको नहीं मिलती है। हर साल जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, अगर आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर नहीं है, आपने उस पैसे को कहीं री इन्वेस्ट नहीं किया और आपने खर्च कर दिया, तो 10 साल के बाद जितना प्रिंसिपल आपने डाला था उतना प्रिंसिपल लेके आप बाहर निकलेंगे। जो भी इंटरेस्ट आपने कमाया 7 या 7.25% के हिसाब से, वो अगर आपने री इन्वेस्ट नहीं किया तो आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये उनके लिए सही है जिनके पास लमसम पैसा हो, जो चाहते हैं कि हर साल उनको रेगुलर इनकम मिलती रहे, जो चाहते हैं कि हम अपने पैसे पे रिस्क ना लें,
लेकिन अगर आप यंग इन्वेस्टर हैं, आप पैसा एक्यूमुलेट करना चाह रहे हैं 10, 15, 20 साल में आपके गोल्स हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। वहां पे कहीं ना कहीं आप अगर जैसे बैलेंस फंड या इक्विटी फंड देखें, वहां पे भी आपको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री है, तो टैक्स बेनिफिट में आपको कोई नुकसान नहीं है। वहां पे थोड़ा रिस्क है, लेकिन जितना लंबा समय आप देंगे उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को, आपको कहीं बेहतर इससे रिटर्न मुझे लगता है मिल सकता है। तो टैक्स फ्री बॉन्ड को क्या हम 5 साल की एफडी से कंपेयर कर सकते हैं रिटर्न के लिहाज से? देखिए, एफडी से डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। शायद लिक्विडिटी का इश्यू हो सकता है क्योंकि 5 साल के बाद आप निकल जाएं। 5 साल के एफडी का एक फायदा और भी है कि आपको एटीसी के अंदर टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो यहां पे आपको नहीं मिलेगा। तो क्लियरली आपको देखना है कि आपको टैक्स बेनिफिट किस स्टेज पे चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपकी रिटर्न टैक्स फ्री हो, तो डेफिनेटली ये एफडी से बेहतर है, क्योंकि अगर आप 20 या 30% में हैं, टैक्स ब्रैकेट में हैं, और अगर आपको 8% भी अगर रिटर्न मिलता है वहां पे एफडी में, तो 2.4 आपने टैक्स दे दिया तो 5.6 मिला। यहां पे आपको 7.25% के करीब रिटर्न मिलेगा। तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली एफडी से बेटर है। ओवरऑल अगर हम टैक्सेशन देखें, जैसे मैंने पहले कहा, अगर आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिले, तो एफडी एक बेहतर ऑप्शन है। लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहें, जैसे एक ऑप्शन है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, एटीसी का बेनिफिट भी है, इक्विटी भी है, उसको अगर अपने किसी लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन कर दें तो वो आपका दोनों काम कर सकती है। तो मुझे लगता है काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर टैक्स फ्री बॉन्ड्स की हम बात करें तो लंबी अवधि के निवेश के लिहाज से ये आपको एक फिर भी बेहतर निवेश का बिल्कुल, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, रेगुलर इनकम चाहते हैं, तो मुझे लगता है और लमसम इनकम अगर आपके पास इससे बेहतर ऑप्शन आपको नहीं मिल सकता। चलिए, तो यहाँ पे टैक्स फ्री बॉन्ड के बारे में हमने आपको बताया। आने वाले वक्त में हुडको और एनएचआई का दूसरे चरण का टैक्स फ्री बॉन्ड भी इश्यू होने वाला है, जिसमें आप चाहें तो पैसे लगा सकते हैं। योर मनी में फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला, करेंगे आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। बने रहे हमारे साथ। योर मनी में शुरुआत करते हैं दर्शकों के सवालों के साथ, और संभलपुर से मनोज कुमार साहू हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए मनोज जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, मेरी 2 लाख का प्रिंसिपल है, तो मैं उसको एक फंड में डालना चाहता हूँ। ठीक है, आप लमसम निवेश करना चाहते हैं, कितने सालों के लिए करना चाहते हैं और क्या लक्ष्य होगा आपका मनोज जी? लक्ष्य है मैडम 3 से 5 साल। 3 से 5 साल के लिए आपको निवेश करना है। और मैं मेरा 12,000 रुपए का मतलब म्यूचुअल फंड भी चल रहा है, 4 फंड में इन्वेस्ट होता है। अच्छा, तो ये 2 लाख रुपए आप 3 से 5 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं? जी, मेरा सवाल था मैम, बैलेंस फंड में मतलब उसको रखना अच्छा है या मतलब लिक्विड फंड या डेब्ट फंड में, इन तीनों में से कौन सा फंड बेहतर है? चलिए बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। हेमंत जी, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का इनका नजरिया है, और जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने अलग से एसआईपी कर ही रखी है, पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, लेकिन 2 लाख का लमसम निवेश करना चाहते हैं। बैलेंस लिक्विड फंड या डेट फंड को ये समझना चाहते हैं। बैलेंस फंड अमूमन हम कहते हैं कि इस तरह की अप्रोच के लिए काफी सही होते हैं। 65% चूंकि इनका इक्विटी में होता है और बाद में ये बाकी का जो 35% है वो डेट में निवेश करते हैं। मनोज के लिए किस तरह की अप्रोच सही होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मनोज का जो डिसीजन है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, वो काफी अच्छा है, और इन्होंने अप्रोच जो लिए एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और साथ में इनके पास लमसम है। किसी भी फंड सिलेक्शन से पहले एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कितना आपके पास समय है, टाइम होराइजन जिसको बोलते हैं, क्योंकि इनका टाइम होराइजन फिक्स नहीं। उन्होंने कहा 3 से 5 साल, वो 3 साल भी हो सकता है, वो 5 साल भी हो सकता है, क्योंकि टाइम होराइजन फिक्स नहीं और कम से कम 3 साल का समय है। जैसा आपने कहा, बैलेंस फंड मुझे लगता है काफी बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि एक तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लॉन्ग टर्म गेन होगा उनका वो टैक्स फ्री होगा, और 65% to 70% पैसा जो है वो इक्विटी में, बाकी डेट में जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस जिसको बोलते हैं वो पोर्टफोलियो में रहेगा। तो बैलेंस फंड उनके लिए मुझे लगता है काफी सही ऑप्शन होगी। इसमें 2 फंड मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। एसबीआई मैग्नम बैलेंस फंड ले सकते हैं आप, या एल&टी प्रूडेंस फंड, इनमें से दोनों में से कोई भी एक फंड या दोनों में 1-1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जहां तक लिक्विड फंड का सवाल है, देखिए जैसे मैंने पहले कहा था कि जो किस अवधि के लिए आपको इन्वेस्ट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड फंड जो है वो बेसिकली पार्किंग ऑफ फंड्स के लिए होता है, यानी आपको 2-3 महीने के लिए पैसा लगाना, आप चाहते हैं कि सेविंग बैंक से आपको बेहतर रिटर्न मिले, तो आप लिक्विड फंड में जाइए। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ना, 2 तरह की बात करते हैं, रिस्क की हम बात करते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा एग्रेसिव फंड में डालें, शॉर्ट टर्म का पैसा, तो रिस्क है, और लॉन्ग टर्म पैसा अगर हम ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालें जो शॉर्ट टर्म के लिए सही है, तो भी आपका रिस्क है, क्योंकि आपके रिटर्न जो है कहीं ना कहीं कैप्ट हो जाते हैं 5 या 6% पे। तो लिक्विड फंड डेफिनेटली उनके लिए सही नहीं है।
डेट फंड एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन वहां पे भी क्योंकि इनके पास 3 से 5 साल का समय है, पैसा ग्रो करने की मुझे लगता है बैलेंस फंड एक बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि डेट फंड भी जो है कहीं ना कहीं वॉलेटाइल हो सकते हैं, और क्योंकि उसमें 3 साल के लिए कम से कम इनको रखना है वो लॉक इन के लिए, अगर मान लीजिए 3 साल से इनको पहले पैसा लगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। तो मुझे लगता है ये सब फैक्टर्स को देखते हुए बैलेंस फंड डेफिनेटली इन तीनों में से सही ऑप्शन रहेगा। तो मनोज जी, L&T प्रूडेंस फंड और SBI मैग्नम बैलेंस फंड आपको यहाँ रेकमेंड किया जा रहा है। कोई आपका और सवाल है मनोज जी? मनोज जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैम। तो आपको 2 फंड रेकमेंड किए जा रहे हैं, L&T प्रूडेंस फंड और SBI मैग्नम बैलेंस फंड। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप? नहीं, ठीक है मैम, थैंक यू। चलिए, तो इनमें आप अपने निवेश की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। बैलेंस फंड आपको यहाँ पर सुझाया जा रहा है। इसी के साथ योर मनी में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ @kavita.th या फिर mfmoneycontrol.com पर आप भेज सकते हैं। सवाल जब आपका सिलसिला जारी है योर मनी में, आते हैं इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक कोलकाता से देवर्षि हैं फोन लाइन पे। नमस्कार। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ देखिए, मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास एक्चुअली जो इन्वेस्ट करने के लिए फंड है वो 2.5 लाख की है। ठीक है। और मैं 1 साल या 1.5 साल में वो उसको डबल करना चाहता हूँ, मतलब 5 लाख या अराउंड 5 लाख के आसपास जो भी हो सकता है। तो मुझे बताइए, आपके समय की अवधि क्या बढ़ सकती है? 1 से 1.5 साल की बजाय आप इसको 3 से 5 साल कर सकते हैं, या कोई जरूरत है 1 से 1.5 साल में जिसके लिए आपको ये पैसे जमा करने हैं? नहीं, एक्चुअली जो है अगर जितना जल्दी हो जाए उतनी अच्छा है। टाइम लिमिट ऐसे कुछ नहीं है, 2-3 साल तक ठीक है। 2-3 साल भी ठीक है, क्योंकि देवर्षि जी, म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आपको हम निवेश करने की रणनीति देते हैं यहाँ पर, तो तुरंत आपके 2.5 लाख 5 लाख हो जाएंगे, इसकी गारंटी तो कोई भी आपको नहीं दे सकता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि आप अपने निवेश की अवधि बढ़ा सकते हैं, तो फिर भी हम आपको एक सही रोड मैप देने की कोशिश करेंगे योर मनी में। हेमंत जी, कई बार इस तरह के दर्शक आते हैं जो चाहते हैं कि उनका पैसा 1 साल में डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, चौबल हो जाए, लेकिन ऐसे में उन्हें रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है कि म्यूचुअल फंड कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपके पैसे डबल हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड का कोई भी इन्वेस्टमेंट जादू की छड़ी नहीं है। आई थिंक हम जब भी पैसा लगाते हैं हम सभी चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर कि हमको अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। 1 साल और 1.25 साल में डबल का मतलब है बहुत ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करें, और जब हम ये सोच के इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक चीज भूल जाते हैं कि हमारा समय बहुत कम है, हमारा फोकस जहां सेफ्टी के ऊपर होना चाहिए, बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको इस तरह का रिटर्न किसी भी हालत में। ऐसा हो सकता है कभी कभी अगर आप स्टॉक मार्केट में लगाएं या किसी स्टॉक में पैसा लगाएं, हो सकता है आपको ऐसा कुछ रिटर्न मिल जाए। रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन, रिस्क ऑफ एसेट क्लास। तो आई थिंक जब हम 1 या 1.25 साल में पैसा डबल करना चाहते हैं तो हमारा पूरा फोकस वहां पे रहता है, और कहीं ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, लेना चाहते हैं अपने पैसे पे, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसा इन्होंने कहा 2 या 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब जाके जैसे हमने बात की पहले कोई बैलेंस फंड वगैरह देख सकते हैं, हमने 2 फंड ऑलरेडी बात की है। लेकिन अगर इनका समय 1 साल का 1.25 साल का है, तब मुझे लगता है इनका फोकस जो है वो कैपिटल सेफ्टी के ऊपर ज्यादा होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में ऑप्शन है इक्विटी सेविंग टाइप जो फंड है, जहां पे 20% इक्विटी, बाकी आर्बिट्राज और डर्ट में, जैसे कोटक इक्विटी सेविंग एक अच्छा फंड है उस कैटेगरी में, वो देख सकते हैं। लेकिन डबल की एक्सपेक्टेशन करना 1 या 1.25 साल में बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। मुझे नहीं लगता किसी भी इन्वेस्टर को इस तरह की सोच से पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, रिस्क को समझिए, उसके बाद अगर आप सही चुनाव करेंगे तो हेल्दी रिटर्न आपको मिल सकता है। तो देवर्षि जी, क्लियरली आपको यहाँ निवेश की जो अवधि है उसे बढ़ाने की सलाह हम दे रहे हैं। तो अगर जैसे कि उन्होंने कहा कि कोई लिमिट नहीं है, ये अपने निवेश की अवधि को बढ़ा भी सकते हैं, तो अगर 2 से 3 साल का नजरिया हम रखें तो आप इनको बैलेंस फंड रेकमेंड करेंगे? 2-3 साल में, क्योंकि अगर ये लमसम पैसा डालना चाहते हैं तो बैलेंस फंड में हमने 2 फंड ऑलरेडी बात की है, उन फंड में डेफिनेटली वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर फिर मैं कह दूं इक्विटी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ा ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा बेहतर रहता है। चलिए देवर्षि जी, जितना समय आप दे सकते हैं उतना समय दीजिए। L&T प्रूडेंस फंड या SBI मैग्नम बैलेंस फंड, ये आपको रेकमेंड किए जा रहे हैं, जिनमें आप अपने 2.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं लमसम के तौर पे, और जितना लंबा रखेंगे उतना ज्यादा आपको मुनाफा होगा। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी आज शो पे आने के लिए। योर मनी में अगर आपका भी कोई सवाल है जो कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, लोन या अपने किसी भी ऐसे लक्ष्य के बारे में है जिसके लिए आप फाइनेंशियल प्लान हमसे चाहते हैं, तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन के साथ @kavita.th या फिर हमारे ईमेल ID mf@moneycontrol.com पर आप भेज सकते हैं। नमस्कार।